अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 15 जून 2022 बरोज़ बुध आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। अब हालात और वाक़यात आपको ऑपरेशन रजीम के हवाले से समझ आ जाने चाहिए कि ये साजिश कहाँ कहाँ तैयार हुई और कौन इसके हिस्सादार हैं, एग्जीक्यूटर कौन है, हैंडलर कौन है। ये चीज़ें तो अब आप लोगों को सारी समझ में आ गई, मुझे बताने की ज़रूरत कोई नहीं। इसका नुकसान पाकिस्तान को कितना हुआ वो आप देख रहे हैं। यहाँ हम ज़ातियात में पड़े हुए हैं हम अपना एजेंडा लेकर चलना चाहते हैं। इस मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा है। इस मुल्क को इस दलदल से निकालें। ऐसी हुकूमत को रख के क्या करना है कि जिसका एजेंडा कुछ और है, जिसका एजेंडा को अवामी एजेंडा नहीं है। ये अवामी एजेंडा अगर होता तो ऐसे हालात ना होते जो हम देख रहे हैं। इसी तरह पंजाब असम्बली के अंदर जो दंगल बरपा है, जो मछली मंडी बनी हुई है, जो मामला जिस तरफ जिस डगर पे जा रहे हैं, आप वहाँ से सोच सकते हैं कि हालात और वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं और इनका मकसद क्या है और इसके लिए कौन कौन से इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है। गवर्नर पंजाब ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया है, उस ऑर्डिनेंस को मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ। गवर्नर साहब को आज नोटिस जा रहा है कि आप फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस भी विड्रॉ करें और फ़रोग जो किया है इजलास सूबाई असम्बली का, वो किसी आइन और कानून के तहत नहीं कर सकते। रूल्स इन्हें इजाज़त नहीं देते और ऑर्डिनेंस भी तब आ सकता है, आर्टिकल 129 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा कि जब असम्बली का इजलास सेशन में ना हो। जब असम्बली का इजलास सेशन में हो तो ऑर्डिनेंस तो फिर नहीं आ सकता। अच्छा, इसके पीछे साजिश मैं समझा देता हूँ आपको। चूँकि सादा अक्सरियत नहीं है, बजट ये पास नहीं होना, तो ऐसे जान के हालात पैदा करें, कंट्रोवर्सी करके इसको प्रोलॉन्ग करना है ज़िमनी इलेक्शन तक। मैं फिर समझा रहा हूँ आपको, ज़िमनी इलेक्शन तक ये सारा काम करना है और ये इसी तरह घटिया हरकत होती रहेगी। और वो जो कमाल है, डिप्टी स्पीकर जो पीटीआई का कैंडिडेट है और वो बैठ के इनके हाथों में खेल रहा है। और बेसिकली तो पार्टी छोड़ के पार्टी ज्वाइन कर ली ना उन्होंने। अब डायरेक्शन दी है कि यहाँ पर इजलास, बजट के इजलास में इधर आना है। तो जब डिप्टी स्पीकर यहाँ नहीं पहुँचेगा, मैं फिर क्या कह रहा हूँ, डिप्टी स्पीकर जब यहाँ नहीं पहुँचेगा तो आर्टिकल 63 की तलवार उसके गले पे फिर जानी है। और यहाँ क्या हुआ, ये जो शदीद परेशानियों का सामना है, महकमा कानून के तहत मातहत कर दिया है और पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट की हैसियत ख़त्म कर दी है उन्होंने और एक आइनी बहरान सर उठा लिया है। और ये डेडलॉक है। डेडलॉक भी क्या है, उनकी डिमांड ठीक है, इस्तेहकाक मौजूद है। उन्होंने अपना डॉक्टर यास्मीन राशिद बाकायदा तहरीक इस्तेहकाक सामने ला रही हैं जो उनके साथ हुआ, तो उसमें तो फिर इन सबको आना पड़ेगा। और यहाँ प्रिविलेज एक्ट मौजूद है और उसको रिपील करने की साजिश की जा रही है। ये ऐसे रिपील नहीं होने, ये सारे मामला, ये सारे आपके गले आने हैं, गले पड़ने हैं। ईवान इकबाल में ये और दूसरी तरफ पंजाब असम्बली का इजलास, ये सारा आपने देख लिया। और स्पीकर का जो इजलास बुलाया हुआ है पंजाब असम्बली के अंदर, वही कानूनी तौर पर है, उसको आप हटा नहीं सकते। और मैं बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ, ऑर्डिनेंस भी मैं चला रहा हूँ, जो असम्बली का इजलास प्रोग किया वो भी मैं चला रहा हूँ। और जो ख़ास तौर पर स्पीकर ने जो नोटिस जारी किया इजलास बुलाने का दोबारा, मैंने कल भी बताया था आपको, रूल 134 है जिसके तहत गवर्नर पंजाब को असम्बली का इजलास बुलाने का इख्तियार तो है, मगर उसको ख़त्म करने का इख्तियार नहीं है। ये सारा जो कुछ भी किया इन्होंने बग़ैर कानूनी और गैर आइनी किया है और आर्टिकल 4 और 5 बैकग्राउंड पे चल रहा है, उसकी भी खिलाफ वर्जी की है। अब क्या क्या एक्शन हो सकते हैं आप वो समझ सकते हैं, आप देख भी सकते हैं और उनके नताइज भी आप भुगत सकते हैं कि कौन सी बातें किस तरफ जा रही हैं और उनके नुकसानात क्या होंगे। यहाँ से आप देखिए, एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, जो भी अब इनको बचाने आएगा, जिस तरह भी बचाने आएगा, बहुत उंगलियाँ उठ चुकी हैं, उंगलियाँ मज़ीद उठेंगी, उससे बचना चाहिए। इन सब लोगों को बचना चाहिए, ठीक है जी। और जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी जो है, उन्होंने अभी इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। ये अपना सीट से जाने के लिए तैयारी कर लें, आर्टिकल 63 की तलवार इनके ऊपर लटकेगी। और उन्होंने कह दिया कि गवर्नर आइनी तौर पर कहीं भी इजलास तलब कर सकते हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें।
और यहाँ जो कह रहे हैं कि जो ऐवान इकबाल में तलब किया वो बिल्कुल ठीक है, और अदम मौजूदगी में इजलास की सदारत मैं करूँगा। ये 41 इजलास तलब कर लिया गया, पैनल्स में तमाम मामला तय किए जाएंगे। मुल्क को कौम की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। शर्म नहीं आती इस इंसान को। पहले जो इजलास सारा जो अपना इसने इलेक्शन कराया वो सारा शैम प्रोसेस था, इसको नोटिस दिए गए, इसने कुछ नहीं किया। डिप्टी स्पीकर को डिसक्वालिफिकेशन का मैंने ख़त लिखा, आज मैं नया रिमाइंडर भी लिख रहा हूँ उसको, मैं दोबारा भिजवा रहा हूँ स्पीकर को कि आपको ये भेजा था इसको डिसक्वालीफाई करने के हवाले से। आप इसको डिसक्वालीफाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आज के जिस तरह वो माइंड लेकर जिस तरह गवर्नर के गैर कानूनी अहकामात मान रहा है, ये चीज़ें ऐड करके मैंने साथ वो नोटिस आज भी जारी कर दिया है। और यहाँ जो साबिक जो है ना जी वज़ीर आज़म चौधरी शुजात है और ऐवान इकबाल में उन्होंने कहा जी असम्बली के इख्तियारात को महदूद करने के लिए ऐवान इकबाल में ये इजलास बुलाया जा रहा है, और अरकान असम्बली जो है ना पंजाब बिल्डिंग वाले इजलास में जाएँ और अपने इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। आजकल सियासत तमाशबीनों के हत्थे चढ़ गई है, डर है कि तमाशबीन मुल्क का तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका अल्टीमेटली जो है ना फ़ायदा जिन लोगों को होना है वहाँ आप समझ सकेंगे। अगली जो बात है वो लाहौर हाई कोर्ट में आपको पता है इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई है। शहबाज शरीफ के वकील को दलाइल कल तक मुकम्मल करने के लिए 5 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही जस्टिस सदाकत अली खान कर रहे हैं, जस्टिस शाहिद जमील, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सोठी और जस्टिस तारक सलीम शेख हैं इसमें। आज अदालत में हमाया भी पेश हुआ, एडवोकेट जनरल भी पेश हुआ, एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी पेश हुआ, और मंसूर रवान जो है ना उन्होंने अपने दलाइल, और अदालत ने कह दिया आप दलाइल करें, हम आपको रोकेंगे नहीं या टोकेंगे नहीं, और तमाम सवालात का नोट कर लूँगा और दलाइल के बाद उनके सवालों का जवाब दूँगा। सवालों के जवाब ऐसे हैं जो बड़ा मुश्किल है, गवर्नर हुकूमत की तश्कील में रुकावट नहीं डालते। भारत में गवर्नर किसी भी वज़ीर को किसी भी को वज़ीर आला मुकर्रर कर सकता है। अब यहाँ पाकिस्तान में वज़ीर आला को अरकान को अक्सरियत से मुंतखब होने के बाद मुकर्रर किया जाता है। यही तो सवाल पूछा अदालत ने कि वहाँ तो अगर वो इनका जी माइनॉरिटी भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में मेजॉरिटी से होना है, जो कुछ भी होना है। गवर्नर वज़ीर आला के इलेक्शन पर एतराज़ा सवाल उठाने का इख्तियार नहीं रखते, ये बात गलत करते हैं। मैंने फिर आपको पढ़ के बताया था 130 आर्टिकल सब आर्टिकल 5 है, 2 ओथ हैं जिसमें कॉल अपॉन करना है, वहाँ डिस्क्रिप्शन दे दी है, यही एक फ़र्क है। और गवर्नर गैर मुइना मुद्दत तक हलफ को इल्तवा नहीं रख सकता। अगर ये बात आ जाए गवर्नर असम्बली में जो कुछ हुआ उस पर राय लेनी है, जो वक्त लिया वो नेक नहीं है, तो फिर क्या हो गया? अदालत का रिमार्क्स थे, गवर्नर मुंतखब फ़र्द नहीं है, वो सदर का नामजद करदा नुमाइंदा है, पार्लियामेंट जमहूरियत में मुंतखब नुमाइंदे ही हुकूमत चलाते हैं। 16 अप्रैल जब इलेक्शन हुआ तो गवर्नर हल्फ लेने से साफ इनकार कर दिया। इसके तहत गवर्नर ये भी कर सकता था कि हल्फ लेने के बाद फौरी तौर पर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह देता। ये नहीं हो सकता, ये बात ही नहीं है। एतमाद यानी आप वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात है ना, एतमाद लेना तो असेंबली को मानने वाली बात होती है ना, तो वो जब असेंबली को मान ही नहीं रहा तो एतमाद की बात क्या रहेगी है। और अगर अदालत ये समझे कि हलफ में ताख़ीर नेक नीति से हुई है तो फिर क्या अदालत मुदाखलत कर सकती है? जैसे शाहिद जमील साहब के ये रिमार्क्स थे। गवर्नर ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कहा ये दुरुस्त नहीं है, ये उन्होंने कहा भी ऑब्जर्वेशन है। गवर्नर ने सदर को उसके अदालती हुक्म पर ज़रूरी एक्शन लेने का कहा था। गवर्नर ने कहा कि जैसे अदालत का हुक्म था वैसे वज़ीर आला का इलेक्शन नहीं हुआ। गवर्नर ये चाह चुके हैं वो हल्फ नहीं ले सकते। अगर गवर्नर ये फैसला कर चुके थे तो फिर उन्होंने सदर को मामला क्यों भेजा? गवर्नर ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े की आनी हैसियत से मुतालिक सदर से दरियाफ्त किया। ये वकील कहते हैं हमजा शरीफ के। गवर्नर ने सदर से पूछा कि क्या वो दोबारा इलेक्शन करवा सकते हैं। गवर्नर का सदर ख़त सिर्फ हल्फ तक महदूद नहीं था। ये उन्होंने साथ एक और बात रखी है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उससे पहले जो मैं आपके सामने जो लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की ख़ास तौर पर वो ज़रा समझ लीजिएगा। एक तो तशद्दुद यहाँ पर हुआ, आंसू गैस के शेल फेंके गए, बैन अवी कवानीन की खिलाफ वर्जी थी। फिर यही नहीं सिर्फ दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए, एक्सपायर जो है ना आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, 780 लग नहीं सकता था। जो अनीता तुराब केस की खिलाफ वर्जी हुई, कैसे जो सरकारी अफसर हैं गैर कानूनी अहकामात नहीं मान सकते। जिस तरह हमने देखा तशद्दुद किया, प्राइवेट लोग अपना यूनिफॉर्म में लोगों ने गाड़ियों पे, ये सारा कुछ कैमरे की आंख ने दिखा दिया। इसलिए अदालत को यही बताया कि 2 ख़त लिखे थे, कोई जवाब नहीं आया। जुडिशल इंक्वायरी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध को लिखा, फिर भी कुछ नहीं किया। तो अदालत के पास मैं इन्हीं हालात को लेकर ये केस सामने आया। मैंने इस पर मीडिया पर जो गुफ्तगू की
ज़रा वो सुन लीजिएगा। आज लाहौर हाई कोर्ट के जनाब जस्टिस सरफराज मोहम्मद डोगर साहब के पास जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की दरख्वास्त की समाअत हुई। इस दरख्वास्त में मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार किए गए हैं। सबसे पहली बात तो अदालत को बताया गया कि मुख्तलिफ ख़त लिखे गए, टीयर गैस किसने अहकाम जारी किए, किस तरह ये इस्तेमाल की गई, किस तरह रोका गया, किस तरह तशद्दुद किया, ये सारी 2 ख़त लिखे थे सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब वगैरह, इन सब को लिखे, कुछ नहीं किया। फिर दोबारा ख़त लिखा और उसके बाद यहाँ आने से पहले जुडिशल कमीशन बनाने के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत ख़त लिख दिया बाकायदा। और ये ख़त वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लिखा गया था, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध को लिखा, लेकिन कुछ काम नहीं किया। इसी दरख्वास्त के अंदर बताया कि 7 ADA के मुकदमे दर्ज नहीं हो सकते हैं। पुरअमन एहतजाज के हवाले से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके ऊपर आ चुके हैं। इसी तरह अनीता तुराब केस का हवाला दिया है कि आप जो सरकारी अफसरान है गैर कानूनी अहकामात मानने के पाबंद नहीं है। जिस किसी ने भी माना है वो गलत है। टीयर गैस अंधाधुंध बैठी, इंटरनेशनल कन्वेंशन साथ लिखे हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट और डिक्लेरेशन के हवाले से बात की गई है। फिर यह भी अदालत के सामने रखा है कि 337J के तहत अगर एक्सपायर है जो गैस है वो पॉइजन है और उससे जो लोग हट हुए हैं तो 10 साल तक की सजा है उसके अंदर। और ये वो सारे मामलात हैं। जमहूरी हक छीन लिया है, एहतजाज करने का जमहूरी हक छीन लिया गया है, ये हक छीना नहीं जा सकता है। जनाब जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर साहब ने बहस सुनने के बाद बाकायदा बुनियाद हक के तहफ़्फ़ुज़ को सामने रखते हुए DIG और CCPO लाहौर को पार्टी बनाने का कहा। IG को भी पार्टी मैंने साथ बना दिया, वो रह गए थे। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए सेक्रेटरी होम, DIG ऑपरेशन और CCPO लाहौर से जवाब तलब कर लिया है और इस केस की समाअत अदालत ने 25 जून तक मुलतवी कर दी है। पंजाब असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्त से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 2 जून का फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत हुई। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने समाअत की। मखसूस नशिस्त पर नोटिफिकेशन जारी करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। 25 मुरहफ अरकान को डी नोटिफाई करने का फैसला बना दिया और मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाली उज़्मा कारदार साजिदा यूसुफ राशिद नवाज़ भी डी नोटिफाई हुई। ख़ुसूसी नशिस्त खाली होने पर पार्टी तरजीहाती फहरिस्त के मुताबिक कारकुन मुंतखब होने का नोटिफिकेशन रुकन असम्बली मुंतखब नोटिफिकेशन जारी किया जाना था। फ्राहम करदा तरजीह इसके तहत ही आयशा नवाज़, उज़्मा कारदार और साजिदा यूसुफ रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हुई थी। तीनों नशिस्तें खाली होने पर PTI की फहरिस्त में बतूल जैन, सायरा रज़ा और फौजिया अब्बास नसीम सर फहरिस्त है। और 2017 इलेक्शन एक्ट के तहत जैन, बतूल ज़ारा, सारा रज़ा और फौजिया अब्बास का नोटिफिकेशन जारी करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होने तक उनके नशिस्तों पर डी नोटिफिकेशन से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के 2 फैसले कलअदम करार दिया जाए और नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया जाए। ये है, अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं इसके ऊपर। और बाकी मैं तफसीलात सुबह में बात करूँगा, प्रोग्राम ज़्यादा लंबा ना हो जाए। उसमें जो ममनुआ फंडिंग केस है वो फ़ॉरेन फंडिंग केस नहीं है, उस पर भी तफसीलात हम इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।